तो हम लोग इस क्लास में इसमें देखेंगे कि मतलब करगिल जो वॉर हुआ था 1999 में, वो करगिल वॉर देखेंगे। उससे पहले लाहौर डिक्लेरेशन हुआ था इंडिया पाकिस्तान के बीच में, वो देखेंगे। उसके बाद ये आगरा डिक्लेरेशन हुआ था, आगरा समिट हुआ था, वो देखेंगे। फिर इसके पीछे का जो कहानी है, जो न्यूक्लियर एक्सप्लोरेशंस हुआ था, न्यूक्लियर टेस्ट किए थे और न्यूक्लियर आर्म्स कंट्री बना था इंडिया, वो देखेंगे। और उसमें किस तरह से वर्ल्ड का प्रेशर आया था वेस्ट की तरफ से, और वो देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे जब परवेज मुशर्रफ ने किस तरह से जो करगिल वॉर किया, और एक मिलिट्री कू हुआ पाकिस्तान के अंदर उसके करगिल वॉर के बाद, ठीक। और फिर ये देखने की कोशिश करेंगे जो पॉलिटिकल सिस्टम था, जो 1984, या आप कह सकते हैं जो ये राजीव गांधी का जो एसेसिनेशन हुआ उसके बाद से लेके जो 90 के टाइम से लेके 2000 के बीच तक, जो एक मतलब पॉलिटिकल टर्मोइल था, एक तरह से वोलाटाइल सिचुएशंस था इंडिया के अंदर। वो देखेंगे। उसमें ये फिर देखेंगे कि इसका रिपरकशन क्या हुआ, किस तरह से मिलिटेंट या टेररिज्म बढ़ा यहाँ पे कश्मीर के अंदर, वो देखेंगे। तो ये सब जो इशू है एक दूसरे से किस तरह से रिलेटेड है, उन सबको देखने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन उठता है क्या कि मतलब आप जब आओगे यहाँ पे तो 1998 में, या 1990, देखो, जो P5 कंट्री है, जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं, वो न्यूक्लियर पावर कंट्री है, सबके पास न्यूक्लियर आर्म्स है। 60s में एक उन लोगों ने मिलकर के एनपीटी बनाया था, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एनपीटी। एनपीटी ट्रीटी जो ये मिलके बनाया था, उसमें ये था कि भाई हम लोग अब न्यूक्लियर आर्म्स बना लिए, न्यूक्लियर वेपन है हम लोगों के बाद, अब न्यूक्लियर वेपन्स कोई नहीं बना सकता है, ठीक, न्यूक्लियर टेस्ट कोई नहीं कर सकता है। तो इसीलिए सारे सारे कंट्री को बोला जो ये एनपीटी पे आप सिग्नेचर करो, एनपीटी पे, और उससे क्या हो जाएगा, आप न्यूक्लियर आर्म्स नहीं बना सकते। तो इंडिया ने इस चीज़ से मना कर दिया। ये 60s में ये स्टार्ट हो गया था। P5, P5 क्या हो गया, परमानेंट 5 मेंबर जो न्यूक्लियर जिसके पास है, जिसमें कि अमेरिकन हो गया, उसके बाद चाइनीज हो गया, उसके बाद क्या हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, ठीक। तो रसिया हो गया, ये 5 कंट्री हो गए P5। तो उसके बाद मेन ये था कि जब 1962 में जब हमारे चाइना के साथ लड़ाई हुआ था, और हम लोगों को मतलब उसमें मतलब बहुत वर्ल्ड में एक हमारी जो छवि थी, हमारा जो एक परसेप्शन था, वो वर्ल्ड के सामने आ गया था। और चाइना ने हमें जिस तरह से कमज़ोर दिखाया वर्ल्ड के सामने, और अपने आप को ये दिखाया कि हम साउथ एशिया में हमसे बड़ा ताकतवर, या एशियन कॉन्टिनेंट में हमसे बड़ा ताकतवर कोई नहीं है। तो हमें एक सेकेंड क्लास कंट्री की तरह उसने जिस तरह से ट्रीट किया था, उसके बाद चाइना ने जिस तरह से न्यूक्लियर आर्म्स बना लिया था, एक तो हमारे इसके बीच में मतलब लड़ाई हुआ, कोई पटरी नहीं खाता था एक दूसरे से। और फिर हमारे जो दुश्मन है उसके पास में एक बहुत ऐसा हथियार आ गया जिसका कि कोई तोड़ था ही नहीं। तो हमारे लिए एक ये हो जाता है, नेसेसरी हो जाता है कि भाई हम भी अपना आर्म्स मतलब न्यूक्लियर आर्म्स कंट्री बने, ठीक। तो उसके बाद से इंडिया भी इस कोशिश में स्टार्ट हो गया, उसके बाद जब से चाइना ने बनाया उसके बाद से, ठीक। उसके बाद ये एनपीटी जो ट्रीटी बना था P5 कंट्री कंट्री मिलकर, जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी कहते हैं, ये बोला कि भाई अब हम बना लिए हैं, तुम लोग कोई नहीं बनाओगे, वर्ल्ड में कोई नहीं बनाओगे, सब आओ इस पे सिग्नेचर करो। उसके बाद से अलग अलग फिर ट्रीटी बनाए, सीटी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी हो गया, उसके बाद पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी हो गया। ये अलग अलग ट्रीटी साइन हुआ। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब क्या, आप कहीं पर भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकते हो। जैसे ही जब न्यूक्लियर आर्म वेपन्स बनाते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाते हैं, तो फिर उसको टेस्ट किया जाता है। आप घर में बना लिए तो ये नहीं कह सकते हैं कि भाई हम घर में बना लिए, मेरे पास है, नहीं। आपको वो दिखाना पड़ता है जो भाई इसका इफेक्ट कितना होगा, कितना ताकतवर, कितना मजबूत, कितना इफेक्टिव आपने बम बनाया है। तो उसका एक टेस्ट करके आप फिर देखते हैं कि भाई इसका जब हम मतलब इसका यूज करेंगे तो इससे कितना इसका इफेक्ट होगा, कितना, वो देखते हैं। तो वो टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट अलग अलग होता है, पानी के अंदर होता है, फिर जमीन के अंदर होता है, फिर आकाश में कर सकते हैं। मतलब अलग अलग उसका टेस्ट होता है। टेस्ट करने का मतलब ग्राउंड होता है, लोकेशंस होता है, जगह होता है, ठीक। तो लेकिन ये जो एनपीटी वाले ग्रुप जो थे, ये P5 जो थे, या तो इन्होंने फिर बोला कि जो भाई आप सीटीबीटी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी आप कहीं से भी नहीं कर सकते। पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी मतलब आप
ज़मीन पे नहीं कर सकते हैं, पानी के अंदर नहीं कर सकते हैं, और हवा में कर सकते, मतलब इस तरह से वो कुल मिला के ये था कि जब भाई हम बना लिए, अब किसी को नहीं बनाने देंगे, इस तरह के ट्रीटी लेके आएंगे, इस तरह का एक एक कह सकते हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आएंगे कि वर्ल्ड में अब कोई नहीं बना सकता है, ठीक। लेकिन इंडिया के लिए ये एक चैलेंज हो गया था, चाइना जब बना लिया था तो एक लिए चैलेंज हो गया, तो इंडिया ने भी अपना स्टार्ट किया था। तो एक इंदिरा गांधी के टाइम में एक हम टेस्ट किए थे, लाफिंग बुद्धा के नाम से एक टेस्ट हुआ था। तो फिर वर्ल्ड ने उस पर दिखाया कि भाई तुम कर रहे हो, तो फिर हम लोगों ने बताया नहीं नहीं, ये तो हम पीसफुल और हम अपनी एनर्जी के लिए कर रहे हैं, हम आर्म्स के लिए थोड़ी कर रहे हैं, हम एनर्जी के लिए कर रहे हैं न्यूक्लियर टेस्ट। तो वो उस टाइम उतना लाइट में नहीं आया, तो उसमें कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो 74 में जो हमारा टेस्ट हुआ था, वो एक जो कह सकते हैं ना आर्म्स ग्रेड यूरे, मतलब जो बॉम्ब होना चाहिए वो उस लेवल का नहीं था, उस लेवल का नहीं था जो आर्म्स ग्रेड होना चाहिए, उस लेवल का उस टाइम नहीं हुआ था। तो फिर इंडिया अब कोशिश में लग गया जो भाई हमें बनाना है। तो कुल मिला के जब पोखरण में जाके 1998 1999 इसके टाइम में, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में जब हम लोगों ने ये मतलब टेस्ट किया, और फिर हम लोगों ने दुनिया को बताया कि वी आर द न्यूक्लियर कंट्री, न्यूक्लियर आर्म्स कंट्री, फिर दुनिया को हम लोगों ने बताया। जब हमने टेस्ट किया तो हमारा जो पड़ोसी है पाकिस्तान, हमेशा अपन को मानता है, मतलब इंडिया को मानता है जो हम इसके बराबर है, जबकि हम लोग, हमारे लिए कुछ नहीं है, उसकी इकॉनमी बहुत छोटी है, वो हमारे साथ किसी भी लेवल पे वो मतलब मैच नहीं करता है। लेकिन पाकिस्तान समझा जो हमारे लिए खतरा है, ये है, तो पाकिस्तान ने भी चागाई, हमने पोखरण में किया, उसने चागाई पहाड़ी पे उसने भी टेस्ट किया था, ठीक, न्यूक्लियर टेस्ट किया था, समझ गए। तो अब देखिए जब ये दो कंट्री न्यूक्लियर आर्म्स टेस्ट कर लेंगे, दोनों के पास में एक खतरनाक हथियार, एक डेंजरस वेपन्स हो जाएगा, तो और दोनों के मतलब एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट है नहीं, तो ये हो सकता है कि भाई कभी भी न्यूक्लियर फॉल आउट हो सकता है, कभी भी वो एक फ्लैश पॉइंट हो सकता है कभी भी एस्केलेट कर सकता है सिचुएशन, और एस्केलेट करने के बाद न्यूक्लियर के लेवल पर तक चला जाए, ठीक, न्यूक्लियर वेपन्स के यूज़ होने के लेवल तक चला जाए एस्केलेशन होते होते, ठीक है। तो इसके लिए क्या हुआ कि मतलब दोनों कंट्री चाहे जो भाई चलो हम दोनों बना तो लिए हैं, लेकिन अपने रिलेशन को थोड़ा सा और अच्छा करेंगे जिसमें न्यूक्लियर तक की बात ही नहीं है। तो ये प्रयास दोनों कंट्री ने स्टार्ट किया। तो इसमें एक सबसे पहले जो होता है जो लाहौर डिक्लेरेशन है, उसमें हम चर्चा करेंगे। जो लाहौर डिक्लेरेशन जो हुआ था वो उस टाइम पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर था नवाज शरीफ था, और इंडिया में हमारे नेहरू ये थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। तो वाजपेयी जी ने मतलब इनिशिएटिव के थ्रू ये दोनों कंट्री ने ये शांति समझौता, मतलब शांति को बढ़ाने के लिए काम किए, मतलब जो भाई दोनों के पास खतरनाक हथियार है, हम लोग दोनों शांति से रहेंगे, ठीक। एक कह सकते हैं ना कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट बिल्डिंग, जो ट्रस्ट डेफिसिट हो गया था उसके लिए ट्रस्ट ट्रस्ट बिल्डिंग का काम स्टार्ट हुआ था, तो उसमें लाहौर डिक्लेरेशन हुआ। अब हम उसके पीछे यहाँ तक की जो घटना है, यहाँ तक की जो कहानी है, उससे हम आगे ये लेके चलते हैं कि देखिए जो 90 का सिचुएशन था इंडिया का पॉलिटिकल जो सिचुएशन था, ये देखिए 90s में क्या हुआ था, जो राजीव गांधी का एसेसिनेशन हुआ था, तो एक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी वाला सिचुएशन आ गया, चंद्रशेखर का गवर्नमेंट आया, फिर इसका किस वो जो थे अरे वीपी सिंह, हाँ, वीपी सिंह का गवर्नमेंट आया, फिर जाकर नरसिम्हा राव का गवर्नमेंट आया 91 से 96 मतलब ये गवर्नमेंट आया, उसके बाद आई के गुजराल आए, देवगौड़ा आए, फिर अटल जी आए 13 दिन का सरकार, मतलब एक तरह से एक ये नहीं कह सकते जो परमानेंट कोई स्ट्रांग गवर्नमेंट था उस टाइम, इस तरह का था नहीं, एक कोलिशन गवर्नमेंट वाला ईरा चल रहा था। जब कोलिशन गवर्नमेंट का ईरा चलता है, कोलिशन गवर्नमेंट का टाइम चलता है, तो कंट्री जो होता है ना वो थोड़ा सा वीक, पॉलिटिकल वीकनेस दिखता है, और जो हमारे दुश्मन है वो देखेगा एक पॉलिटिकल वीकनेस की तरह देखेगा, जो भाई जब आपकी कंट्री के अंदर कोई स्ट्रांग गवर्नमेंट नहीं रहेगा तो आप कोई स्ट्रांग स्टेप नहीं ले सकते, कोई मतलब एक कह सकते हैं जो एग्रेसिव स्टेप आप नहीं ले सकते, तो जो आपका दुश्मन है वो इस चीज़ का फायदा उठाएगा। तो इसी सब चीज़ को देखते हुए पाकिस्तान ने टेररिज्म को खूब बढ़ाया, किसमें, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर 80s के दौर से ही टेररिज्म स्टार्ट हो गया था, तो टेररिज्म, और लेकिन 90s में जाके टेररिज्म अपने पीक पे चला गया था, ठीक। दूसरा चीज एक ये हो गया था ये अयोध्या वाला, बाबरी वाला हुआ था। तो ये सब जो चीज़ होने के बाद इंडिया का इंटरनल पॉलिटिक्स या सिचुएशन जो था, तो थोड़ा सा एकदम वोलाटाइल सिचुएशन था,
और पाकिस्तान को तो ये सपना में है ही, मतलब कि हम कश्मीर को अपने हाथ में ले लेंगे, कश्मीर को ले लेंगे, कश्मीर को हम ले लेंगे, ठीक है, कब्जा कर लेंगे, ये तो है ही। और टेररिज्म को उसने फुल सपोर्ट किया, टेररिज्म को बहुत आगे बढ़ाया। टेररिज्म, इसी टेररिज्म चक्कर में कश्मीरी पंडित को कश्मीर से जो भगाया गया, वो 90s का ही टाइम था। फिर जो हमारे उस टाइम के जो अभी जो महबूबा मुफ्ती है, उसके फादर थे, होम मिनिस्टर थे, इंडियन होम मिनिस्टर थे, उसकी बेटी को रूबिया शहीद थी, उसको किडनैप कर लिया, ये यासीन मलिक जो है अभी, उसने किडनैप कर लिया था। मतलब इस तरह से आप समझ सकते हैं, एक होम मिनिस्टर की बेटी को किडनैप कर लिया गया था उस टाइम में। और फिर कुछ टेररिस्ट को छोड़ना पड़ा। अब वो जिसने किडनैप किया वो अभी तक है, क्योंकि वो सेपरेटिस्ट है, तो वो अभी तक है, उसके ऊपर केस चल रहे, जेल में है, ठीक। तो और टेररिज्म पाकिस्तान से आ रहा था, और सेपरेटिज्म इंडिया के मतलब कश्मीर के अंदर जो सेपरेटिस्ट ग्रुप थे वो भी अपना मतलब पीक पे थे। क्योंकि क्योंकि सेपरेटिज्म का इम्पोर्टेंस कब बढ़ेगा, जब इनस्टेबिलिटी आएगी जम्मू एंड कश्मीर में, तभी तो उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ेगा ना, तभी तो हम उसको बोलेंगे जब भाई आओ टेबल पे आओ, क्यों मतलब नाराज हो, क्या हो गया, इसको थोड़ा शांत करवाओ। तो सेपरेटिज्म का वैल्यू बढ़ गया था उस टाइम में, सेपरेटिस्ट का वैल्यू बढ़ गया था। तो ये पूरा सिचुएशन था। तो 1998 1999 में हम लोगों ने ये न्यूक्लियर जो टेस्ट किए थे, वो टेस्ट करने के बाद पाकिस्तान ने भी कि टेस्ट किया, और इंडिया ने भी किया। तो दोनों के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट था ही, और पाकिस्तान ऐसा कर ही रहा था, टेररिज्म को बढ़ा ही रहा था। तो इसी में एक लाहौर डिक्लेरेशन की तरफ हम लोग बढ़े। लाहौर डिक्लेरेशन जो हुआ था 1999 में, इन द 1999 द लाहौर डिक्लेरेशन इन 1998 both India and Pakistan conducted the nuclear test, alarming the world about the potential nuclear conflict in the South Asia. To ease the growing tension, leaders of the both the countries decided to engage in direct dialogue. अब ये हो गया जो भाई अब मतलब डायरेक्ट डायलॉग करते हैं और थोड़ा सा ट्रस्ट को बिल्ड करते हैं, और ठीक है। तो जो की पॉइंट था डिक्लेरेशन में हुआ था, जो रीअफर्मेशन ऑफ द शिमला एग्रीमेंट, जो शिमला एग्रीमेंट 1972 में हुआ था, जो हम लोगों ने 1971 में पाकिस्तान बांग्लादेश को अलग किया था, और एक एग्रीमेंट हुआ था। उस एग्रीमेंट में यही हुआ था जो भाई ये हमारा एलएसी हो गया, लैंड ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लैंड ऑफ एलओसी हो गया, लैंड ऑफ कंट्रोल, एलएसी तो चाइना के साथ है, एलओसी हो गया, लाइन ऑफ कंट्रोल हो गया। उसके बाद इसको हम मानेंगे, फिर सीज फायर को रखेंगे, मतलब लागू रखेंगे, मतलब लागू रखेंगे सीज फायर को, एक दूसरे के इंटरनल इशू में मतलब हाथ नहीं डालेंगे। कश्मीर का जो इशू है उसको बायलैटरली हम लोग डील करेंगे, बायलैटरली इशू को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो ये सब शिमला एग्रीमेंट में हुआ था। तो उसी रीअफर्मेशन ऑफ द शिमला एग्रीमेंट हुआ था लाहौर में, जो भाई जो शिमला एग्रीमेंट पे जो जो हम लोगों ने डिसाइड किया है, उसको और आगे बढ़ाने की जरूरत है, और उसी पे हम लोग टिके रहेंगे, ये हुआ था लाहौर डिक्लेरेशन में। दूसरा था क्या था, कमिटमेंट टू रिजॉल्व इशू थ्रू द पीसफुल मीन्स, मतलब कोई सा भी इशू होगा तो उसको हम लोग पीसफुली, शांति से हम डील करेंगे। तीसरा था एग्रीमेंट प्रिवेंट न्यूक्लियर एक्सीडेंट एंड इम्प्रूव द न्यूक्लियर कम्युनिकेशन, मतलब किसी भी तरह के न्यूक्लियर एक्सीडेंट को हम लोग ख़त्म करने, उसको प्रिवेंट करेंगे। और न्यूक्लियर कम्युनिकेशन मतलब क्या हो गया, कि जब है न्यूक्लियर लेवल पे हम लोग कहाँ तक आगे बढ़ रहे हैं, हमारे पास कितना अभी एटम्स बम है, आगे हम कर रहे हैं, बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, किस ग्रेड का है, मतलब इस सब तरीके के हम कम्युनिकेशन करेंगे, जिससे क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट रहेगा। क्योंकि एक खतरनाक हथियार है हमारे पास, एक खतरनाक तुम्हारे पास है, तो एक दूसरे को कम्युनिकेट करेंगे, तो एक ट्रस्ट बना रहेगा, जो भाई जो मतलब ये हमारे ऊपर नहीं फेंकेगा, हम उसके ऊपर नहीं करेंगे। तो ये हुआ था न्यूक्लियर कम्युनिकेशंस। पीपल टू पीपल कांटेक्ट, ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज, यही हुआ था, जो अब एक बॉर्डर को खोलेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाएंगे, एक दूसरे को ट्रेड को बढ़ाएंगे, एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे, कल्चरल एक्सचेंज होगा, वहाँ के लोग आएंगे हमारे बॉलीवुड में, डांस करेंगे, नाच करेंगे, ठीक, वो आगे सिंगर आएगा, गीत गाएगा, मतलब दिस काइंड ऑफ थिंग हुआ था, ठीक। जब लाहौर डिक्लेरेशन ये 99 में हुआ था, मतलब ये, तो लाहौर डिक्लेरेशन होने के बाद पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान का जो उस टाइम जो वो था मिलिट्री चीफ था, वो कौन था, परवेज मुशर्रफ था। तो लाहौर डिक्लेरेशन के 3 महीने के अंदर बाद ही परवेज मुशर्रफ ने क्या किया, कि जाके जो करगिल का पार्ट है, जो इंडिया का एक पार्ट है, मतलब जगह है, उसको जाके उसने कब्जा कर लिया, एक स्ट्रेटेजिक लोकेशंस है, ठीक, उस स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे जाके कब्जा कर लिया। द सीड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट वेर सोन द मच अर्लियर पाकिस्तान हैड लॉन्ग सॉट वेस्ट कंट्रोल ऑफ कश्मीर फ्रॉम इंडिया आफ्टर द सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ 90। अब हम थोड़ा सा सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट को 1 मिनट में हम आपको बता देते हैं। सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट क्या हुआ था, कि ये 84 में हुआ था। जो एक सियाचिन ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर पे, जो कि पहले ये था एक न्यूट्रल जगह था, मतलब ना तो पाकिस्तान के हाथ में था, ना इंडिया के हाथ में, किसी के हाथ में नहीं था, वो एक न्यूट्रल था।
और बहुत ही वो कॉम्प्लिकेटेड लोकेशंस है, वहाँ टेम्परेचर -50 इस में रहता है, पूरा बर्फ ढका रहता है। तो वहाँ पे हमको लोगों को मतलब आर्मी डिप्लॉय करना बहुत ही मतलब कॉस्टली होता है, और दूसरा बहुत मतलब खर्चा बहुत आता है वहाँ पे। तो वो एक न्यूट्रल रखे थे, जो भाई पाकिस्तान ने भी नहीं क्लेम किया था, हमने भी नहीं किया था, वो ठीक है चलिए। पाकिस्तान ने क्या था 84 में, क्या किया, जो अपना कुछ माउंटेनियर को भेज दिया, मतलब पर्वतारोही जो जो फतह करने वाले होते हैं उसको भेज दिया, और उसके साथ साथ अपना कुछ आर्मी को भी भेज दिया सियाचिन पे, चलो तुम कब्जा कर लो ये। और सियाचिन भी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, क्योंकि वो मतलब यदि आप 1 मिनट रुकेंगे तो हम आपको मतलब दिखाने की कोशिश करेंगे, जो सियाचिन है वो इंडिया, पाकिस्तान और ये चाइना, ये तीनों के जो ट्राई जंक्शन है, उस पे ये सियाचिन है। ये देखिए, ये आपका, हम आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे, ये आपका, ये जस्ट ये वाला पॉइंट जो है ना, ये ये वाला रीजन जो है वो ये सियाचिन वाला रीजन है, ठीक है। ये स्ट्रेटेजिक लोकेशंस है, ये देख रहे हैं सियाचिन स्ट्रेटेजिक लोकेशन। यदि हम यहाँ पे मतलब यहाँ पे आ गए, तो इससे हमें पीओके को भी देख सकते हैं, और इससे अक्साई चेन को भी देख सकते हैं, ठीक। तो ये एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन था। तो पाकिस्तान ने अपना आर्मी भेज दिया, इंडिया ने भी फिर बोला कि भाई इसको अब भगाना जरूरी हो गया, क्योंकि ये बिना पूछे कुछ किए हुए अपना आर्मी भेज दिया, अपना कब्जा दिखाना चाहता है। तो इंडिया ने वहाँ से उसको भगा दिया। तो सियाचिन को हम अपने कंट्रोल में ले लिए थे, ये 1984 की बात है। द मिलिट्री माइंड्स इन पाकिस्तान, स्पेशली जनरल परवेज मुशर्रफ, began to formulating the plan, exploit the gaps along the rugged line of control. The Kargil plan aimed to severely infiltrate Pakistan soldier. अब पाकिस्तान सोल्जर ने इस आ गया था, ये करगिल में आ गया, वहां पे उसने बैठ गया, स्ट्रेटेजिक लोकेशन। अब देखिए स्ट्रेटेजिक लोकेशन इस वजह से है क्योंकि हमारा जो हाँ 1 मिनट में आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, ये जो ये है ना, तो ये जो हम लोगों का कनेक्शन है, ये करगिल वाला है। तो ये NH1, यहाँ से NH1 मतलब जाता है, जो ये लेह और लद्दाख इधर की तरफ हम लोगों को कनेक्ट करता है, ठीक। इधर की तरफ हम लोगों को कनेक्ट करता है। इसमें थोड़ा और क्लियर होगा, इसमें थोड़ा और क्लियर होगा। तो पाकिस्तान ने क्या किया, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, पाकिस्तान ने क्या किया, यहाँ पे कंट्रोल कर लिया, बोला कि जो भाई NH1 को यदि हम मतलब ब्लॉक कर देंगे, तो इंडिया का कनेक्शन ये लेह लद्दाख से खत्म हो जाएगा। इस ये मान लीजिए ये रास्ता हो गया, ये NH हो गया, यदि हम इसको यहाँ से, इस ये माउंटेन है, इस पे आके उसने बैठ गया ऊपर में, और वहाँ से बोला कि हम वहाँ से यदि सेलिंग करेंगे, वहाँ से हम गोले दागेंगे, तो ये NH जो है इसको हम ब्लॉक कर देंगे, जिससे इंडिया का कनेक्शन इधर से लेह लद्दाख इससे खत्म हो जाएगा, और इस पॉइंट को हम कब्जा कर लेंगे, ठीक। दैट वाज द इंटेंशन ऑफ पाकिस्तानी आर्मी एंड मेनली द परवेज मुशर्रफ, समझ गया। तो उसने ये किया। तो जब वो तो फिर जाके पहले तो इंडियन इंटेलिजेंस का वो फेलियर था, पाकिस्तान की आर्मी वहाँ के बैठ गया, हम लोगों को पता भी नहीं चला। तो हुआ क्या कि हमारे जो मतलब ये बकरवाल जो होते, गुजर बकरवाल जो होते, जो ये ट्राइब्स होते हैं, वो वहाँ गए, वहाँ देखे। तो फिर आके इन्होंने इंडियन आर्मी को बताया कि इस ऐसी तरह की बात है। तो जब हमारा एक मतलब मिलिट्री गया वहाँ पे, जो था तो वो गया, तो वहाँ पे एम्बुश हुआ और हमारे मिलिट्री वहाँ पे मारे गए। तब जाके इस बात की कंफर्मेशन हो गया कि नहीं, सही में पाकिस्तान आके कर दिया, अटैक किया है वहाँ पे आके, और वो कब्जा कर लिया। इन 1999 पाकिस्तान फोर्स फ्रॉम द नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री क्रॉस द LOC into Indian positions, occupying the high altitude post vacated during the winter. The first sign of trouble were in noticed by the Indian shepherds, ठीक। मई 19 कर दिया था वो आके, LOC क्रॉस करके उसमें आ गया था। 1998 Indian patrol confirmed the significant intrusion, what through to be the minor infiltration soon emerged as the major operation, ठीक। अब जब वो आ गया था, तो फिर भारत को अब जवाब देना था। तो इंडियन ने ऑपरेशन विजय स्टार्ट किया था। इंडियन लॉन्च ऑपरेशन विजय, इंडियन फोर्स, अब हमारे जो फोर्स थे इधर स्टार्ट किया था। अब इसमें कुछ लड़ाई हुआ था, मेजर मेजर लड़ाई हुआ था, जैसे कि तोलोलिंग का बैटल हुआ था, तोलोलिंग। और जो कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम सुनते हैं, तो कैप्टन विक्रम बत्रा इसी में जो ऊपर में आके जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे पाकिस्तान बैठ गया था, उसको वहां से हटाने के लिए, उसको पोस्ट को बर्बाद करने के लिए, उसको भगाने के लिए अलग अलग लड़ाई हुआ था, जिसमें एक तोलोलिंग का लड़ाई हुआ था, टाइगर हिल का हुआ था, जिसमें कैप्टन विक्रम बत्रा थे, उन्होंने बहुत बहादुरी से लड़े। और जो ये फाइट था ना, वो मतलब सामने से हाथापाई तक में आ गया था,
हुआ था वहाँ पे लड़ाई में, सब फेस टू फेस हुआ था। आर्म्स के साथ साथ ये लड़ाई हुआ था, हाथापाई हुआ था, इस तरह का लड़ाई हुआ था। फिर हम लोगों ने उसको इस पोस्ट, जो हमारा जगह था जिस पे कंट्रोल कर रखा था, उसको हटाया। तोलोलिंग का द्रास सेक्टर में आफ्टर द इंटेंस फाइटिंग तोलोलिंग वाज recaptured by the Indian troops, giving a strategic advantage. Point 5140 captured by the brave act like those of the Captain विक्रम बत्रा। ये 5140 जो है पॉइंट, किसी पॉइंट किसी जगह का नाम था, उसको कब्जा किया था विक्रम बत्रा। द टाइगर हिल, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट बैटल इंडियन सोल्जर स्केल क्लिफ एट द नाइट एंड लॉन्च ए सरप्राइज असॉल्ट, इवेंचुअली विनिंग बाटालिक एंड मुस्को वैली। इंडियन फोर्स क्लियरली मल्टीपल इनेमी होइशन। ये देखिए मेन होता क्या है ना, जो आप माउंटेन वॉरफेयर होता है ना, यदि कोई आपका दुश्मन आप किसी ऊंचाई पर जाके बैठ गया, तो उसको आपको फेस करने के लिए उसका जो एक आर्मी होगा आपके 10 आर्मी के बराबर होगा। इसीलिए क्योंकि वो तो ऊपर बैठा हुआ है, आपका कोई सा भी मूवमेंट होगा, जो माउंटेन वॉरफेयर होता है, आपका कोई सा भी मूवमेंट होगा, वो ऊपर से देख रहा है, वो ऊपर से गोली बरसाएगा, ठीक। आप उसको नहीं देख पा रहे हैं, आप उसको नहीं देख पाएंगे यहाँ से। तो आपको कम से कम एक आर्मी को भेजने के लिए, आपको एक जवान को यहाँ से ऊपर भेजने के लिए, उसको हटाने के लिए कम से कम 10-15 का बैकअप की जरूरत पड़ती है, ठीक। तब जाके मतलब हम माउंटेन वॉरफेयर में जीत सकते हैं। लेकिन इंडिया का माउंटेन वॉरफेयर में बहुत स्पेशलाइजेशन है, क्योंकि हम लोगों का जिस तरह से चैलेंजेस है, जिस कॉम्प्लिकेटेड चैलेंजेस है, जैसे कि आप देख लो जम्मू एंड कश्मीर में जो एलओसी वाला एरिया है वो, और दूसरा अक्साई चीन चाइना वाला जो एरिया है उधर। तो माउंटेन वॉरफेयर में हमसे ज़्यादा, हम जिस क्लाइमेट के अंदर हमारी जो कैपेबिलिटी है, वो वर्ल्ड में किसी भी कंट्री का नहीं है, क्योंकि हमारी जिस जो कॉम्प्लिकेटेड चैलेंजेज हैं हम लोगों के पास, उसमें हम लोग फाइट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रिपेयर रहते हैं। तो वर्ल्ड में हमारी आर्मी माउंटेन वॉरफेयर में बहुत आगे है, और अदर भी में तो आगे ही है। तो ये बटालिक और मुस्कोस वैली में हुआ था। सब मिला के आप देखोगे तो कैप्टन, ये देखो कैप्टन विक्रम बत्रा, इज फेमस वर्ड ये दिल मांगे मोर, उसी में होता है। लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे अवार्डेड परमवीर चक्र पोस्टमसली फॉर द एक्सेप्शनल ब्रेवरी। रोल ऑफ द इंडियन फोर्स, इंडियन फोर्स ने अपना सेफ्ट सागर, ये देखिए उस टाइम जो हमारे पॉलिटिकल जो जो पॉलिटिकल हमारे हेड थे, उन्होंने एक चीज़ कर दिया था, जो हम एलओसी क्रॉस नहीं करेंगे। जो जो पॉलिटिकल कंट्रोल अभी भी, मतलब जो पॉलिटिकल हेड अभी इंडिया के अंदर है, वो यदि उस टाइम रहता तो बात कुछ अलग होती। लेकिन हमारे जो उस टाइम था, देखिए मेन होता है क्या ना, टाइम होता है, अकॉर्डिंग टू टाइम। क्योंकि पाकिस्तान का उस टाइम जिस तरह से आज के टाइम आइसोलेशन है, वर्ल्ड में उसका आइसोलेशन है, कोई भी कंट्री उसके साथ नहीं है। उस टाइम पाकिस्तान का वो हालात नहीं था। अमेरिका अपने गोद में बिठा रखा था पाकिस्तान को, ब्रिटेन भी अपने गोद में बिठा के रखा हुआ था। जो वेस्ट थे ना, वेस्ट 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 वेस्ट, वो हमेशा पाकिस्तान को अपने गोद में बिठा के रखे थे। 2001 तक, इवन 2001 की जब तक ये अफगानिस्तान में अमेरिका जब तक प्रेजेंट रहा ना, तब तक पाकिस्तान गोद में रहता, बहुत हेल्प करता था, बहुत उसको पैसा वैसा देता, बिलियन डॉलर्स देते थे अमेरिकन इसको अफगानिस्तान में लड़ने के लिए, ठीक है। तो फिर तब इसी इसी वजह से जो वर्ल्ड का सिचुएशन था उस टाइम में, तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे बोले कि हम एलओसी क्रॉस नहीं करेंगे, ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, इंटरनेशनल बॉर्डर जिसको बोलते हैं, उसको क्रॉस नहीं करेंगे। हम पाकिस्तान को हम वैसे यहाँ से भगाएंगे, ठीक। तो फिर ये हुआ था। फिर इसमें सेफ सेफ सागर वाज लॉन्च द मिराज 2000 जेट वेयर क्रूशियल इन द प्रिसाइजन बॉम्बिंग एनिमी। फिर इसने हुआ था इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। वर्ल्ड में क्या हुआ था, वर्ल्ड में क्या हुआ कि बिल क्लिंटन उस टाइम था। बिल क्लिंटन ने फिर एक एक बहुत अच्छी स्टोरी, मतलब स्टोरी क्या है, बिल क्लिंटन ने चाहा कि इंडिया के ऊपर हम प्रेशर डालें, क्योंकि पाकिस्तान तो गोद में बैठा हुआ था उसके। तो पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन किया, जो ये तो कह रहा है कि आपके ऊपर न्यूक्लियर बम फेंक देगा, न्यूक्लियर बम, न्यूक्लियर हमला करेगा, न्यूक्लियर स्ट्राइक करेगा। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आंसर दिया, कोई बात नहीं, उसको बोलिए करने के लिए, लेकिन हम इस बात की गारंटी देते हैं, यदि वो न्यूक्लियर स्ट्राइक किया तो कल सुबह में आपको वर्ल्ड मैप पे पाकिस्तान कहीं दिखाई नहीं देगा। तो पॉलिटिकल विल उस टाइम का इस तरह का भी था, समझ गए। तो मेन यही हुआ था। तो कुल मिला के फिर पाकिस्तान को हम लोगों ने यहाँ से भगाया। दो ऑपरेशन हुए थे, एक ऑपरेशन विजय था, ऑपरेशन जो मिलिट्री का था, ऑपरेशन सेफ सागर था, वो एयरफोर्स का था। दोनों मिलके हम लोगों ने पाकिस्तान को यहाँ से भगाया। करगिल वॉर ख़त्म हुआ। करगिल वॉर ख़त्म होने के बाद जो परवेज मुशर्रफ था, उसने कू किया, वहाँ पे नवाज शरीफ को हटा दिया।
The Kargil war reframed the Indian military dominance but also emphasized the importance of vigilance even during the peace. करगिल वॉर के बाद एक चीज़ हमारे मिलिट्री के अंदर एक करगिल वॉर कमेटी बनी और ये इस बात की खोज करने की कोशिश की भाई व्हाट वाज द रीजन कि हम लोगों को पता नहीं था। तो एक इंटेलिजेंस फेलियर, इंटेलिजेंस के लेवल पे हम लोग फेल कर गए थे, इस बात को माना और आर्मी के अंदर बहुत सारे रिफॉर्म लाने की बात की गई थी। ठीक, फिर ये सब काम हुआ। फिर एक मतलब थिएटर कमांड थिएटराइजेशन वाला कॉन्सेप्ट भी लाया गया था जो हम थिएटराइजेशन करेंगे। ठीक, ये सब चीज़ ठीक है। अब थिएटराइजेशन क्या होता है वो हम आप कभी और बताएंगे। थिएटराइजेशन मतलब मेन क्या होता है ना कि मतलब भाई तीनों आर्मी को मिलाकर एक ऐसा यूनिट बनाओ जिसको कि 24 मतलब 2 घंटे में बोलो कि भाई आप तैयार रहो, आपको अटैक करना है तो वो तैयार होगा। वैसे यदि आपका तीनों यूनिट अलग अलग है, एयर हो गया, नेवी हो गया और ये जो लैंड लैंड पे है मतलब आर्मी हो गया, तीनों यदि अलग अलग है तो तीनों के बीच कोऑर्डिनेट करना फिर फाइट करना तो इट इज़ टाइम टेकिंग होता है। लेकिन तीनों के मिलाकर हम एक ऐसा यूनिट बना लिए जिसमें कि तीनों हैं, तो उसको हम मतलब कभी भी इन्फॉर्म करेंगे वो 2 घंटा 4 घंटा 24 घंटा में वो रेडी हो जाएगा और हम कभी भी अटैक कर सकते हैं। तो वो थिएटराइजेशन सब स्टार्ट हुआ था। उसके बाद जब कू हुआ, मिलिट्री कू हुआ पाकिस्तान के अंदर, परवेज मुशर्रफ ने इस पे नवाज शरीफ को हटा दिया। उसके बाद परवेज मुशर्रफ ने बोला कि चलो ठीक है अब इंडिया के साथ थोड़ा हम पीस करते हैं, तो आगरा समिट हुआ था। करगिल बाद ये देखो आगरा समिट ने 2001 में द 1999 मिलिट्री कू इन पाकिस्तान which brought the General Pervez Musharraf to power. India and Pakistan remained hostile. However, both nations recognized that permanent hostility was unsustainable. और दोनों के बीच में तो हॉस्टिलिटी वाला सिचुएशन आ ही गया था, एक दूसरे पे ट्रस्ट था ही नहीं। लेकिन एक कोशिश हुआ, एक ट्राई हुआ कि चलो भाई ठीक है इसको ख़त्म करते हैं, थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्डिंग करते हैं। तो परवेज मुशर्रफ आया, फिर कुछ बातों पे डिस्कशन हुई, लेकिन कोई ऐसा कोई डिक्लेरेशन या कोई इस तरह का मेमोरेंडम कुछ हुआ नहीं था। क्योंकि क्योंकि जो आगरा समिट में हुआ था पाकिस्तान इस बात को उठा रहा था, जो हम कश्मीर की कॉन्फ्लिक्ट कश्मीर को उठा रहा था। और इंडिया कह रहा था क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, तुम पहले टेररिज्म खत्म करो, कश्मीर बाद में चर्चा होगी। ठीक, इकोनॉमिक कॉपरेशन डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट इस सब पे बात हुआ, लेकिन कोई कंक्रीट डिसीजन आगरा समिट में नहीं आया और टोटल कुल मिला के फेल हो गया आगरा समिट। समझ गए? तो ये आपको कुल मिलाकर देखेंगे कि ये सब कुछ कहाँ से स्टार्ट होता है, डॉल डिक्लेरेशन से लेके और आगरा समिट तक। हाँ, जब हम लोगों ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था 1999 में, तो एक चीज़ हुआ था कि वर्ल्ड में जो पाकिस्तान को उस टाइम बहुत प्रोटेक्ट करने वाला था, अमेरिकन हो गया या ब्रिटिशर हो गया, जो जितना भी वेस्ट है ना, अमेरिकन मतलब पूरा वेस्ट हो गया, पूरा नेटो हो गया, जो भी था वो हमें पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट करते थे, इंडिया के उतना सपोर्ट नहीं करते थे इंडिया को लेके। तो इंडिया पे बहुत तरह के सैंक्शन वैंक्शन लगा वर्ल्ड में। लेकिन वही देखिए आज एक उस वो टाइम था, आज एक ये टाइम है कि आज हम इतना वर्ल्ड में इतना पावरफुल है कि हम हमारे ऊपर यदि अटैक हुआ है, एक टेररिस्ट अटैक हुआ है, तो वर्ल्ड हमारे साथ है। कोई ऐसा भी कंट्री नहीं है जो हमारे साथ नहीं। दो चार आप यदि टर्की को छोड़ दे या चाइनीज़ को छोड़ दे, देखो चाइनीज़ की अपनी मजबूरी है, क्योंकि भाई एक 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 म्यान में दो तलवार नहीं रहता है, वही है चाइनीज। चाइनीज कहता है कि भाई एशिया में तो मैं ही हूँ या फिर वर्ल्ड में तो मैं ही हूँ, तो हम दोनों का बाउंड्री एक दूसरे से टच करता है वो। तो चाइनीज के लिए पाकिस्तान क्या है, एक खिलौना है, उसको यूज करना है, एक प्रॉक्सी है। ठीक है, उसको यूज करना है, इसीलिए उसको ना चाहते हुए भी चाइनीज कर रहा है। और यदि उइगर मुस्लिम का हाल देखेंगे चाइना के अंदर तो बहुत बदतर कंडीशन है। तो दिस इज द ऑल थिंग अबाउट दिस। समझ गए? तो अब इसको यहीं से ख़त्म करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।